नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड निर्माण के 25 साल हो चुके हैं। इन 25 सालों के दौरान हमने झारखंड में कई पार्टियों का उदय होते देखा, सत्ता में आते और सत्ता से जाते हुए भी देखा। पिछले वर्षों के दौरान कोई भी पार्टी ऐसी नजर नहीं आई जो झारखंड को बदलने का इरादा रखती हो या फिर इसे लेकर कोई ठोस काम किया हो। जनता इसे अपनी बदकिस्मती समझकर चुपचाप झेलने को मजबूर है। मगर एक आशा की किरण तब दिखाई पड़ी जब एक नई पार्टी जेएलकेएम का उदय हुआ। पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो का नाम घर घर में चर्चित हो गया। आज झारखंड का शायद ही कोई व्यक्ति हो जो जयराम के नाम से अपरिचित हो। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में शुरुआती हार के बाद विधानसभा चुनाव में डुमरी से जयराम की जीत हुई। जीत के साथ कई जिम्मेदारियां भी आती है और राजनीतिक विरोधी भी खड़े हो जाते हैं। जयराम के साथ भी यही हुआ। उन पर भी तरह तरह के आरोप लगे। अपने पुराने बागी तेवर को छोड़ने, एक जाति की राजनीति करने, मीडिया में बने रहने के लिए झूठा दिखावा करने, माफियाओं और कंपनियों से साठ-गांठ कर धन वसूलने सहित कई आरोप इन पर लगाए गए। मगर जयराम बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे। जयराम जानते हैं कि राजनीति एक काजल की कोठरी है, जिससे गुजरने वाले आदमी पर कालिख न लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्हीं आरोपों के साथ साथ झारखंड के कई मसलों पर जयराम से एक बातचीत की गई, जिसमें जयराम ने काफी बेबाकी से अपनी राय प्रस्तुत की। आइए सुनते हैं विधायक बनने के बाद जयराम महतो का सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जयराम जी, आपसे पहला सवाल ये है कि चुनाव जीतना तो दूर की बात, चुनाव लड़ना ही काफी महंगा सौदा होता है। इसमें आपकी जीत झारखंड को क्या संदेश देती है? जी बिल्कुल, वह दिन एक अविस्मरणीय दिन था, क्योंकि कोई भी जिस बैकग्राउंड से मैं उठकर राजनीति में आया हूँ, एक एमएलए इलेक्टेड हुआ हूँ, ये बिल्कुल एक सपना सच होने जैसा था, एक सपना साकार होने जैसा था। क्योंकि आज राजनीति में मिडिल क्लास फैमिली के नौजवानों ने लगभग अपना उम्मीदों को तोड़ दिया है। जिस प्रकार से चुनाव महंगे हो चुके हैं, चुनाव के कैंपेन, चुनाव में अवैध रूप से वोटरों के बीच बांटा जाने वाला पैसा, धनराशि, तमाम प्रकार के लुभावने आइटम्स, तो एमपी एमएलए का चुनाव तो बहुत बड़ी बात है। आज के समय में युवा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी फाइट करने से परहेज करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम चुनाव को फाइट करें। बहुत ही महंगा हो चुका है भारत का चुनाव। और ऐसे परिस्थिति में मेरा विधायक बनना, उससे पहले जो सांसद के चुनाव में भी 3.5 लाख वोट पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम करते हुए लेकर आना, वाकई में एक स्वर्णिम समय था, एक यादगार लम्हा था, जिसे मेरे जैसे लाखों युवाओं ने प्रेरणा लिया है कि जयराम महतो अगर ये काम कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। आपको विधायक बने 1 वर्ष बीत चुका है। चुनाव जीतने के बाद से आपकी गति कुछ धीमी नजर आती है। जिस प्रकार आप पहले आंदोलनों को धार देते नजर आते थे, खतियान का मामला हो या भाषाई नीति हो, विस्थापन का मामला हो, विधायक बनने के बाद इन मुद्दों पर आपका और आपके संगठन का वो जोश नहीं दिखा जो 2-3 साल पहले नजर आता था। जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होते हैं और बगैर पॉलिटिकल पार्टी के कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उस कार्यक्रम का लोगों के नजरिए में, लोगों के बीच एक अलग रुझान होता है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कार्यक्रम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम पार्टी स्तरीय हो जाता है। तो लिहाजा हम लोगों ने इलेक्शन के बाद भी कार्यक्रम किए। स्थानीय नीति की मांग को लेकर दुमका से हमारे साथी पद यात्रा करते हुए राजभवन आए। विगत 3-4 दिनों से डुमरी से पद यात्रा करते हुए अभी रामगढ़ तक पहुंचे हैं, वो भी विधानसभा तक आएंगे। तो कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं। और विगत 1 सालों में जितना, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे किन्हीं की समस्याओं की बात हो, अगर सबसे पहले कोई खड़ा है तो जेएलकेएम खड़ा है। आपको याद होगा, कोई भी कार्यक्रम या फिर कोई भी आंदोलन, धनबाद हो, कोल्हान हो, रांची हो, अगर उसमें किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो रहा है तो उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो जेएलकेएम खड़ा है। तो लिहाजा हम लोग के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और पूरे राज्य में चल रहे हैं। लेकिन ये भी है कि
थोड़ा सा जब चुनाव जीत कर आए तो संवैधानिक पद पर आए, तो ऐसे में क्या था, उस समय आंदोलन के लिए हम लोग स्वतंत्र होते थे कि भाई आज यहाँ कार्यक्रम होगा, कल वहाँ कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी आप एक डुमरी के माननीय विधायक भी हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कह सकते हैं एक गार्जियन है। एक आरोप आप पर इसका भी लगता है कि आप झारखंड की स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की बात करते हैं, मगर खुद अंग्रेजी में पीएचडी कर रहे हैं। ये एक विरोधाभास नहीं है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप पढ़ाई, आप फ्रेंच का ज्ञान रखिए, आप जर्मन लैंग्वेज का ज्ञान रखिए, लेकिन आप अपनी भाषा को त्याग नहीं सकते हैं। अंग्रेजी का ज्ञान एक अलग विषय है, वो हमें दूसरे राज्यों से जोड़ेगा, दूसरे देशों से जोड़ेगा। लेकिन जब हम परीक्षा की बात करेंगे और परीक्षा अगर अंग्रेजी में ली जाएगी और अगर हमारे पास कोई बैरियर ही नहीं रहेगा, तो अंग्रेज के लोग भी आकर हमारे एग्जाम में बैठेंगे, पास करेंगे और हमारी नौकरियों को लेकर चले जाएंगे। तो भाषा सीखना वो अलग विषय है, किसी भाषा की जानकारी रखना, किसी से कनेक्ट होना उस भाषा के माध्यम से अलग बात है। लेकिन किसी नियोजन के लिए और राज्य के नियोजन में उन्हीं भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो इस राज्य के लिए लाभकारी हैं। ऐसा मैंने ये कहा कि उन भाषाओं में परीक्षा ली जाए, इसका मतलब वो नहीं कि वो लोग बाकी लैंग्वेज को ना सीखे। आप अपनी मातृभाषा को सीखें, अपनी मातृभाषा को जानें और उसके माध्यम से परीक्षा लिखें और उस नियुक्तियों को पाएं। बाकी आप तमाम जो भाषाएं हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी रखें, उन भाषाओं को सीखें, ताकि बाकी देश दुनिया से आपको कनेक्ट होने में सुविधा होगी। कुर्मियों के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल होने का जो आंदोलन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा विरोध आपका हुआ। क्या लगता है कि इसमें राजनीति करके दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश हुई या आपके विरुद्ध कोई साजिश की गई है? साजिश तो है कि उसमें केवल हम ही टारगेट हुए, उस पूरे मूवमेंट में, उस पूरे आंदोलन में। हमें लगता है आज की डेट में कुर्मी समाज से 10 विधायक आते हैं, 2 सांसद आते हैं और कई बड़े पॉलिटिकल नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर हैं। और उन सबों से इतर होकर एक ऐसा नौजवान जिसका मात्र 1 साल का कार्यकाल है, 1 साल का राजनीतिक जीवन है, उसे टारगेट में लिया जाता है, उस पर सारा मैंने आक्रामकता और अपना गुस्सा लोग दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्री प्लानिंग है और बिल्कुल प्लानिंग है। प्लानिंग इसलिए भी है कि उस कार्यक्रम के माध्यम से जितना भी विरोध प्रदर्शन हुआ वो सारा जिला स्तरीय हुआ। धनबाद जिला में तो धनबाद का जो टाउन है वहाँ पे हुआ, बोकारो का जो कार्यक्रम है वो बोकारो का जो मुख्यालय है वहाँ पे हुआ, हजारीबाग का जो कार्यक्रम था वो हजारीबाग के मुख्यालय में हुआ, रामगढ़ का कार्यक्रम रामगढ़ के मुख्यालय के क्षेत्र में हुआ, लेकिन गिरिडीह का कार्यक्रम डुमरी में हुआ, जो वहां से लगभग 20-25-30 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर सारा कार्यक्रम जिला के मुख्यालय में हुआ तो गिरिडीह का कार्यक्रम भी गिरिडीह होना चाहिए था सदर में, लेकिन वो डुमरी में हुआ। तो ये तो स्पष्ट ये चीजें बता रही है। इस आंदोलन के बाद आपकी पार्टी से कई आदिवासी नेता अलग हो गए। क्या विरोधियों की साजिश सफल रही? आदिवासियों का बड़ा तबका आपसे नाराज हो गया। आखिर क्यों कुर्मियों को आदिवासियों में शामिल होने से रोका जा रहा है? इसके पीछे कोई ठोस तर्क है या फिर आपके बढ़ते जनाधार को देखकर आपके विरुद्ध साजिश के तहत सारा काम हुआ है? अगर आज की बात करें, हम पूर्व की ही बात कर लें, दिसम गुरु शिबू सोरेन कुर्मी के एसटी होने के पक्षधर थे। राष्ट्रपति पदक विजेता डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा, वो हमारे इस मांग के पक्षधर थे। बागुन सुमरई जो कोल्हान क्षेत्र से आने वाले, जिस प्रकार छोटा नागपुर संथाल परगना में दिसम गुरु शिबू सोरेन का आदिवासी नेता में कद है, वो बागुन सुमरई का वो कद है, बहुत लंबे टर्म तक विधायक रहे हैं। तो उस राजनेता ने हमारा समर्थन किया है। कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने खुले मंचों पर हमारे इस मांग का समर्थन किया है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आदिवासी समाज ने कुर्मियों की इस मांग का समर्थन नहीं किया, लेकिन आज ये है कि कुछ लोग कहें कि एक साजिश के तहत आपस में लड़वा रहे हैं। देखिए, मांगने का अधिकार सबको है, कल को कोई और भी मांगेगा जी। आज ये लोग कहते हैं, नारा देते हैं कि भाई आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं, तो फिर जब भोक्ता समाज बनाया गया तो फिर आप लोग का आंदोलन कहाँ था जी। तो ये यहाँ इसका मतलब आप तय कर रहे हैं कि किसका विरोध करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो हम तय करेंगे। अभी जो हम लोग लिस्टेड आदिवासी, उन्होंने एक माइंडसेट रखा है कि वो हम तय करेंगे कि भाई आदिवासी कौन बनेगा। अब वो संसद तय नहीं करेगी, अब राष्ट्रपति तय नहीं करेंगे, अब लोकुर कमेटी तय नहीं करेगी, अब भारत का संविधान नहीं तय करेगा। वर्तमान झारखंड में जो आदिवासी समुदाय जो खासकर मतलब कह सकते हैं बेहतर कंडीशन में है, जो बाकी लोगों से बहुत चालाक है, सक्षम है, वो तय करेंगे कि आदिवासी कौन बनेगा। अगर ऐसा ही था तो बिल्कुल जब झारखंड राज्य बना 2000 को, उस समय 30 लोगों की सूची थी,
30 थी, आज 42 है। तो 12 नए कैसे आए? अगर बनाए नहीं जाते हैं तो ये 12 कैसे आए? इनको आपने क्यों बनने दिया? इसका मतलब ये आप तय करेंगे। वही तो बोले, मीडिया ने केवल उनसे उसे सवाल ही नहीं किया। मीडिया ने कभी सवाल ही नहीं किया। मीडिया बस टैपी में रह गई। एक ही तो सवाल था कि आदिवासी अगर बनाए नहीं जाते हैं तो 30 से 42 कैसे हो गए? तो 21-22 में हुआ, जिसमें तमाड़िया, गंजू नहीं, बोक्ता, इस प्रकार 10 थे। 10 नए समुदायों को ऐड किया गया। तब 32 से 42, यानी आज के डेट में झारखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्टेड आदिवासी की संख्या 42 है। एक ही तो सवाल मीडिया को करना चाहिए था कि 30 से 42 कैसे हो गए? अगर नए बनाए नहीं जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। जयराम जी, आप डुमरी के विधायक हैं, मगर आप सदन में अपने विधानसभा क्षेत्र से कम दूसरे विधानसभा का मामला ज्यादा उठाते हैं। ऐसा क्यों? पूरा झारखंड का ठेका आप ही ले लीजिएगा क्या? औरों को भी जनता का सवाल पूछने नहीं दीजिएगा? ये तो जनता के ही सवाल होते हैं। फिलहाल वर्तमान में बड़ा ही माने दुर्भाग्य का विषय है कि वर्तमान में सवालों का उत्तर विभाग नहीं दे रहा है, जो कि सीधा सीधी संविधान का जो माने संविधान को चोट पहुंचाने के जैसा है। विधानसभा सत्र चलता इसलिए है कि जनता के मुद्दे यहाँ पर आए और उन मुद्दों का समाधान, वो मुद्दे सवाल बनकर आते, काम नहीं कर रहा है क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति कम हो गई, उनको डर नहीं है। सबसे पहला बात देखिए, ये पूरा सिस्टम एक साइकिल है। एक बीज से पौधा बनेगा, पौधा से पेड़ बनेगा, पेड़ से फल बनेगा, फिर फल से बीज बनेगा। ठीक उस तरह ये सिस्टम है कि जनता सवाल विधायक से करेगी, विधायक तो सांसद थे, और सांसद और विधायक IAS IPS को निर्देश करेंगे कि आप ये काम करो, फिर वो जनता के लिए काम करेंगे। यही साइकिल है। जनता से अधिकारी नहीं डरेंगे, इसलिए अधिकारी नहीं डरेंगे कि अधिकारी 60 साल के लिए होता है। जनता उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जनता किसका बिगाड़ेगी? विधायक का। अगला चुनाव में उसको हरा देगी। तो जनता का डर विधायक को होता है, विधायक का डर होता है अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक में खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, तो अस्थायी कार्यपालिका यानी जो नौकरशाह होता है, यानी विधायकों और सांसदों का डर होना चाहिए नौकरशाह को। जनता का डर विधायक सांसदों को, विधायक सांसद का डर नौकरशाह को। ये साइकिल है। डर मतलब ये नहीं कि मेरे बाहुबल और मेरे दबंगई का, मेरे सवालों का डर, मेरे सवालों का डर, मेरे प्रश्नों का डर होना चाहिए। मैं जो काम बताऊं उस काम को पूरा करने की जवाबदेही होनी चाहिए। ये साइकिल है कि जनता से डर हमको होगा, विधायक को, और विधायक से IAS IPS को, और IAS IPS फिर वो काम करेंगे जनता के लिए। ये साइकिल है। लेकिन झारखंड में वो कहते हैं ना, हिम्मत है तो हिम्मत है। तो हिम्मत है किसको? माफियाओं को है। हिम्मत किसको है? अफसरशाह को, नौकरशाह को हिम्मत है। नौकरशाह को कभी भी बेलगाम नहीं होने देना चाहिए। आज झारखंड में नौकरशाह बेलगाम है, ये आप देख सकते हैं, अखबार के पन्ने बता रहे हैं। ये आज झारखंड में नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो को राजनीति में आगे लाने में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान रहा है, मगर आजकल आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता है कि आप अपने मुद्दों से भटक गए हैं। क्या सच्चाई है इसमें? सिंपल से सच्चाई है आपका। देखिए, मुद्दों के लिए ट्रोल करना बुरा नहीं, हम लोग क्रिटिसिज्म को स्वीकार करते हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में एक जब भी कोई मुद्दों को लेकर हमें ट्रोल करते हैं, हम तुरंत उस पदाधिकारी को बोलते हैं कि भाई इस काम को कर दीजिए। जैसे स्कूल में देखें कि ये प्रॉब्लम हुआ तो विधायक को उसने टारगेट किया गया, बोले चलो कोई बात नहीं है, उसी बहाने मेरा एक काम तो दिखा। फिर कहीं सड़क नहीं था तो वहां किसी ने वीडियो बनाया तो हम तुरंत उसको लिखवा दिए। मुद्दों को लेकर ट्रोल करे दिक्कत नहीं है। कहाँ खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं, कहाँ के घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये ट्रोल नहीं है, ये घृणा है। और ये काम मुख्य रूप से अभी झारखंड में आजसू के नेतृत्व में चल रहा है। और वो मैंने पहले भी कहा था कि वो आलोचना की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो घृणा की राजनीति कर रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि मेरा एक भागना भांजा लगेगा, उसका आजसू के किसी नेता के रिलेटिव से शादी लगभग सेट हो चुका था। उस नेता को पता चला कि जयराम का भांजा लगता है रिश्ते में, शादी तोड़वा दिया। तो आलोचना की राजनीति नहीं है, वो घृणा की। मन में एक बीज उनका भर चुका है। अब क्यों भरा है, क्या कारण है, ये भाई वही जाने। और मैं बार बार कहता हूं कि अभी वो देख सकते हैं, इसीलिए वो लगातार प्रयास करते हैं कि हमारे संगठन में तोड़ें, ऐसे करें। ये मुख्य रूप से उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उसके बाद 2-4 दल हैं, वो लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से वही लोग इसमें। अंतिम सवाल कि मैया सम्मान योजना से आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। आने वाले हर समय के लिए, आने वाली जो सरकारें होंगी उनके लिए चैलेंजिंग होगा, उनके लिए चैलेंजिंग होगा। कल फिर कोई वही मैंने डिमांड करके भाई 2,500 दे रहे थे, अगली सरकार आप 3.5 कर दीजिए। आपने भी अपने क्षेत्र के लोगों को 1,000 रुपए देने की बात कही थी। नहीं, हमने 1,000 देने की बात कभी नहीं कही।
आपने अपनी सैलरी से वो अपनी मेरी सैलरी, हम अपनी सैलरी कुछ करें उसमें आप नहीं कुछ कर सकते, नहीं, उसमें आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है। ना पत्रकारों को है, ना आपको पत्रकारों को अधिकार है, ना किसी को अधिकार नहीं उस पर सवाल करने को। मेरी निजी सैलरी है, हम अपनी सैलरी किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, सरकार दे रही है, वो मेरी निजी सैलरी, उसमें किसी को हक नहीं सवाल करने का। वो हम अपने विवेक से देंगे, जैसे हर किसी का अपना एक विवेकाधिकार होता है। मैया सम्मान योजना से क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है, सारी देखिए सारी जो फंड है उसमें चला जा रहा है, और बाकी जो मन काम होने चाहिए उन कामों में बिल्कुल भी सरकार की ना दिलचस्पी है और ना ही वो काम कर पा रहे हैं। देखिए छात्रवृत्ति का क्या हाल है, स्टूडेंट की क्या स्थिति है, बाकी जो सहिया है, सहायिका है, पोषण सखी है, बैंक सखी हैं, तमाम जो पंचायत के सहायक हैं, तमाम जो और भी पीजीटी के हैं, माने जितने भी लोग हैं सब प्रताड़ित हैं। तो सुन ली आपने जयराम की बातें। क्या आप जयराम महतो की इन बातों से सहमत हैं? तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे। साथ ही आपके अपने चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही बेल आइकन भी दबा ले ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।